हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित अग्रवाल, योर टीचर। हमने पिछले दोनों वीडियोस में देखा था मोशन चैप्टर का। पहले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कवर किया था हमने फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का टॉपिक कवर किया था। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे देता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें हम मोशन चैप्टर का टॉपिक कवर करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसके टाइप्स, साथ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके टाइप्स, ये कवर कराऊंगा। इसकी पूरी थ्योरी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, साथ में अच्छे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि हमें जो टाइम फैक्टर है वो एक्स एक्सिस पे बनाना है, और साथ में अगर डिस्टेंस है या वेलोसिटी, वो दोनों हमेशा वाई एक्सिस पे बनेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, इट इज ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। और इसके यूजेस क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक तो स्पीड फाइंड करने के काम आता है। स्पीड फाइंड होती है बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये स्लोप मैं अभी आपको समझाऊंगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये फाइंड करने के काम आता है। तो हम पहले स्लोप ऑफ ग्राफ समझते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है। ये सिंपल हम जैसे फिगर में ही देखते हैं। मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये एक ग्राफ है। तो ये एक तरह से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये लाइन, उसका मेजर, उस मेजर को स्लोप बोलते हैं। सो एग्जैक्टली एंगल नहीं, बट कितना वो एंगल बना रही है उसके मेजर को। अगर एंगल कम बन रहा है तो हम कहेंगे स्लोप कम है। इसी तरह अगर ये दूसरा ग्राफ है, मान लीजिए इसका एंगल ज्यादा बन रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसकी स्लोप ज्यादा है। तो एक तरह से स्टीपनेस ऑफ ए ग्राफ विद एक्स एक्सिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। So slope is the measure of angle which the graph or a point on graph makes with the x-axis. अच्छा, slope क्या होता है? Slope is equal to tan theta and equal to perpendicular upon base. तो ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है जो डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। पहली बार ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में है, बट मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री जो है, एक तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही एप्लीकेबल होती है। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा है कोई, तो इस केस में बेस ये वाला साइड हुई ट्रायंगल की, और ये परपेंडिकुलर हुई। गॉट इट? और इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये आपको पता है। सो tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो अगर हम इसको लेबलिंग कर दे ए बी सी, सो दैट मीन्स इस केस में परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है सी बी। गॉट इट? तो ये आपने ध्यान रखना है अभी इस क्लास के लिए। तो स्लोप क्या है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा की जो वैल्यू है, एक जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें 0 to 90 डिग्री तक एंगल्स होती है। तो जैसे से एंगल बढ़ता है तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। tan 0 की वैल्यू, ये 0 है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ये 0 है, इसको मैं 0 लिख देता हूं। तो
इसके बारे में भी आप 10th में पढ़ेंगे। तो अभी इन दो चीजों को ध्यान रखना है। तो इसलिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है और हम कहते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है। गॉट इट। अब हम वापस इस थ्योरी सेक्शन में आते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है, मेजर ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजर ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस केस में जो परपेंडिकुलर है ये, दिस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि इसको वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे तो इतनी लेंथ निकलेगी। और इसी तरह अब नीचे जो मेजर ऑन एक्स एक्सिस है, दिस इज बेस and this is measure on y axis. So slope of graph equal to perpendicular upon base, which is equal to measure on y axis upon measure on x axis. और measure on y axis क्या है, distance, क्योंकि y axis distance को denote कर रहा है, और नीचे x axis जो है time को denote कर रहा है। So distance upon time. So इस तरह से हम देख सकते हैं कि slope फाइंड करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये अभी तो हमने थ्योरेटिकली समझा है, इसको अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा, फिर हम जो मैंने यूजेस बताए, एक तो स्लोप का बताया था, स्लोप का आप अभी थोड़ा बहुत समझे हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। फिर ये डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है, आप इस फिगर में देखो, हमें ये इसके दौरान फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है। तो इसको जैसे हमने ऊपर किया, गॉट इट, और इधर से भी हमने परपेंडिकुलर बनाया। तो ये जो वैल्यू है डिस्टेंस की वाई एक्सिस पे जब हम मेजर करेंगे, सो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अगर ये t1 है और ये t2 है, तो इस इंटरवल में ये डिस्टेंस कवर्ड हम काउंट करेंगे। तो पहले हम टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। पहला तो है कि एक स्टेशनरी बॉडी के लिए, तो इसके लिए फिगर 1 है। इसको हम समझते हैं कि अगर बॉडी स्टेशनरी है तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमने इसमें टाइम एक्सिस, टाइम जो है एक्स एक्सिस पे बनाया, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लिया। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाला ग्राफ। इसमें हम देख सकते हैं कि मान लो ये t1 टाइम है, इस पे भी डिस्टेंस उतना ही है। ये डिस्टेंस मान लो यहाँ पे 40 मीटर है। इसी तरह ये t2 टाइम है, तो t2 टाइम पे भी 40 मीटर ही डिस्टेंस है। इसी तरह t3 टाइम पे भी हम इस पे देखेंगे ग्राफ पे, तो 40 मीटर ही डिस्टेंस आया। सो मीन्स की पोजीशन ऑफ स्टेशनरी बॉडी is not changing with time. So this will be the distance time graph for stationary body, a straight line parallel to time axis. Got it students? और इसमें जो slope of the graph है वो 0 है, क्योंकि ये जैसे लाइन है स्ट्रेट और नीचे एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल हो गई, तो इनके बीच जो एंगल है वो 0 है, दैट इज 0 डिग्री। और मैंने जो बताया कि tan 0 डिग्री इज 0, सो इसलिए इसका जो स्लोप है वो 0 है। और इस केस में ऑब्वियसली स्पीड भी 0 है क्योंकि स्टेशनरी बॉडी है। हम अभी नेक्स्ट इसका देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, पहली बात तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, पर वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, उससे एक एंगल बनाएगी ऊपर की साइड, इस तरीके से।
सो डिस्टेंस हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड, इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस एज शोन इन फिगर। और जब ये स्ट्रेट लाइन होती है तो इसकी जो स्लोप है वो हम किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट्स पे देखेंगे, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। मान लो हम यहाँ, ये O पॉइंट है, O पॉइंट और A पॉइंट के बीच में देखें तो ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे हम अगर C पॉइंट और D पॉइंट पे देखें तो इनके बीच भी जो एंगल बनेगा, यहां से हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की CE एक्स एक्सिस के और उधर से DE वाई एक्सिस के, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। गॉट इट? और ये सेम एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पढ़ा है CF लाइन पैरेलल है OB के, सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल। और इस केस में स्लोप जो है हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये कोई भी हम पॉइंट्स ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ध्यान रखना है। तो इस ट्रायंगल में AB अपॉन OB भी हम ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या हमने बीच में कोई भी पॉइंट्स लिए, मान लो DC का हम देख रहे हैं, सो इस केस में परपेंडिकुलर DE हुआ और बेस CE हुआ, DE अपॉन CE, ये भी उतना ही आएगा। और इसी तरीके से कोई भी पॉइंट्स ले सकती है, AF अपॉन CF, DG अपॉन OG, तो ये सब इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और दे विल गिव द यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस तरीके से स्लोप ऑफ ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा, इस केस में स्लोप जो है पॉजिटिव मानी जाएगी। पहले केस में स्लोप ऑफ द ग्राफ 0 था, इस केस में स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब हम थर्ड केस को देखते हैं। यहां स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जो आप ये नोट्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप ये लेना चाहे तो ले भी सकती है। ये मेरी लिखी हुई बुक के ही नोट्स है, उसी का मैटर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी ये बुक, और ये अमेजन पे अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहे। अमेजन पे परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, हम अब आगे देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का थर्ड टाइप। ये है वेरिएबल स्पीड के लिए, अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, तो इसमें जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। आप फिगर पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके की शेप में है, तो किसी भी शेप में हो सकता है, ये ऐसे करके इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी वेरिएबल स्पीड में काउंट होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, पर ये ऊपर की साइड ही जाएगा। मतलब कि ये सब वेरिएबल स्पीड के ग्राफ हो गए, पर ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो एक कांस्टेंट हो जाएगा अगर स्टेशनरी बॉडी है, या वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसलिए ऊपर की साइड जाएगा, या वो बीच में स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे नोट किया। सो दीज आर ऑल केसेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल स्पीड। गॉट इट? इसको हम पढ़ भी लेते हैं, क्या लिखा है, यही बात लिखी भी है, दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस लाइन को पढ़ते हैं, फॉर ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इज ए कर्व एंड नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट में ऑल्सो बी ए जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन मीन्स इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हुई। गॉट इट? और इसमें भी जो स्लोप है वो पॉजिटिव ही रहती है। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का जो वेरिएबल स्पीड का केस है, इसमें आपको स्लोप निकालने का नहीं आएगा। वैसे इसमें स्लोप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाती है, बट ये आपके कोर्स में नहीं है इतना, तो ये इतना अभी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बताया है इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है,
और ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये वेरिएबल स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और जो मैंने आप ये जो नोट में लिखा है ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नीचे की साइड नहीं आएगा, तो ये जो केसेस है ये पॉसिबल नहीं है। गॉट इट। तो इसकी जो स्लोप है वो इसलिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव। और साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो सेकंड यहां पे नोट दिया है, इस फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जा रहा है मींस कि एक ही टाइम पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मान लीजिए 1 घंटे बाद 1 घंटे का टाइम है, उसी 1 घंटे में डिस्टेंस 100 मीटर भी हो जाए, 200 मीटर भी हो जाए, 400 मीटर भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट इट, डिस्टेंस बढ़ने के लिए टाइम बढ़ेगा तभी डिस्टेंस बढ़ सकता है, तो इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अच्छा, फिर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आ सकता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि पहले केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो स्लोप हमें देती है स्पीड, हम स्पीड को फाइंड करते हैं, इसमें स्लोप से हमें वेलोसिटी का पता चलेगा। गॉट इट। और इसमें डिस्टेंस की जगह वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और हमें क्योंकि पता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए, और इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए इसका जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये नेगेटिव हो सकता है। और इसी वजह से दिस ग्राफ कैन हैव नेगेटिव स्लोप, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और इसलिए ये नीचे की साइड भी हो सकता है जैसे इसमें हमने दिखाया। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ऊपर तो हो ही सकता है इस तरीके से, पर ये ऐसे जाके नीचे की साइड भी आ सकता है। अच्छा, फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को लेना है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेना है। एक फिगर बना के इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे हम टी लेंगे और ये वेलोसिटी के लिए। और इसके यूजेस, इसके 3 यूजेस हैं। पहला तो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसको हम जरा फिगर में समझते हैं। मान लो ये ग्राफ है, तो इस इंस्टेंट पे हम देखें ये t1 है, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट से ऊपर हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो जो पॉइंट हमें मिला यहाँ पे A, इससे फिर से हमने पैरेलल लाइन बनाई एक्स एक्सिस के, तो यहाँ जो पॉइंट आया तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें देगी स्पीड की वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस टाइम t1। गॉट इट। तो इस तरह से हम एक तो स्पीड निकाल सकते हैं। दूसरा, इस पहले वाले केस में तो जो स्लोप थी उससे हमने फाइंड किया था स्पीड, और इस केस में स्लोप हमें बताएगी एक्सेलरेशन। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एक्सेलरेशन बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ। मींस हियर एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप which is equal to change in velocity upon time। हम इस फिगर में भी देखे, मान लो इस पॉइंट पे हम देखते हैं, सो और ये अगर थीटा है, सो हमें पता है कि स्लोप होगी tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये लेंथ है, तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। ये अगर v2 है और यहाँ v1 है, सो v2 माइनस v1, दिस विल गिव अस परपेंडिकुलर चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे टाइम ही है, सो दैट इज टाइम हियर बेस।
So slope of this graph gives acceleration of body. और अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी. स्लोप पॉजिटिव मींस कि जो ग्राफ की लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर वो नीचे की तरफ मूव करती है तो स्लोप नेगेटिव हो गई. सो तब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, यानी कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन. हम अभी इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो ये और क्लियर होगा. और ये एक तीसरी चीज फाइंड करने के भी काम आता है, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां देखिए. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ मीन्स कि मान लीजिए ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर हमने फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो ये जो ट्रायंगल बना, जो मैंने ऐसे शेडेड किया है, तो इसका जो एरिया होगा उस एरिया की जो वैल्यू आएगी, मान लो 20 मीटर स्क्वायर आती है वैल्यू, सो 20 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट. इसके भी अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं. तो पहला तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, पर मैं इसमें क्योंकि हमने उसमें स्टेशनरी बॉडी का पहले पढ़ा था, तो मैं स्टेशनरी बॉडी का भी क्लियर कर दूं. अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो स्टेशनरी बॉडी मींस कि वेलोसिटी जीरो है, वो मूव ही नहीं कर रही. और ऐसा तभी पॉसिबल है कि अगर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करे, मतलब कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की लाइन, यही वो ग्राफ होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही टाइम जैसे से बढ़ रहा है, इस टाइम पे भी, इस टाइम पे भी, t1 t2, वेलोसिटी दोनों केसेस में जीरो है. हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए. और दूसरा टाइप हो गया फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैं इस सबको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी. ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे इस फिगर में दिखाया है. गॉट इट. और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज जीरो. ये तो आप समझ सकते हैं कि स्लोप जीरो क्यों है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मैंने पहले बताया. तो इस बात को भी समझ लेते हैं कि ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्यों है. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी. तो कांस्टेंट वेलोसिटी है मींस कि जैसे से टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी. तो जैसे हमने पिछले केस में देखा, ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है. सो t1 पे भी ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखे तो वेलोसिटी उतनी ही है. मान लो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड वैल्यू है वेलोसिटी की, तो इधर भी 20 मीटर पर सेकंड है और सी पे भी 20 मीटर पर सेकंड है, यानी t2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग. तो इसलिए इस केस में ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. स्लोप इज जीरो एंड ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज जीरो. क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, पर हम ग्राफ से भी देख सकते हैं क्योंकि स्लोप जीरो है, सो एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि इस केस में स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. गॉट इट. फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद वेरिएबल वेलोसिटी का केस आता है. वेरिएबल वेलोसिटी के इस वाले पार्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं. एक तो है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है बट जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक कांस्टेंट रेट पे ही वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार. तो यहां पे अगर वेरिएबल वेलोसिटी है
और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि पॉजिटिव है, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन होगी जो ऊपर की तरफ जाएगी। गॉट इट? जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज ए केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इस केस में ऑब्वियसली स्लोप भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही है, और हमें स्लोप फाइंड करनी है तो हम जैसे देख सकते हैं फिगर में, और यहाँ स्लोप विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। BC इज परपेंडिकुलर, AC इज बेस। तो स्ट्रेट लाइन है, हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो हमने A और B लिया, इसी तरीके से बीच में कोई भी पॉइंट पे भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो वैल्यू सेम आएगी इस तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, मींस बॉडी की स्पीड कम हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट पे, तो उस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा पर वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे हम इस वाली फिगर में देख सकते हैं। सो बेसिकली इन दिस केस स्लोप गिव्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, फिर अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर ग्राफ। मींस हमने ये इस वाली ग्राफ में देखते हैं A और C पॉइंट के बीच में, इस टाइम और इस टाइम के बीच में हमने फाइंड आउट करना है, A और C नहीं, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि टाइम इधर है, O 0 और यहाँ पे अगर T1 टाइम हमने लिया इस ड्यूरेशन में, तो ये जो पूरा एरिया है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो दैट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द ग्राफ मींस वो एरिया जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करता है, उसके लिए हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो बनी हुई है। इसी तरह हम दूसरी फिगर में देखें तो इस 0 टाइम और B टाइम के बीच में अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और ये ग्राफ है, तो ये जो पूरा एरिया हुआ ट्रायंगल का, ये एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। लेफ्ट वाली फिगर में क्योंकि स्टार्टिंग ग्राफ की ओरिजिन से नहीं हुई थी, यहां से हुई थी, तो इसलिए पूरा जो ग्राफ है उसमें ट्रायंगल तो आया ही था ऊपर वाला, नीचे वाला रेक्टेंगल भी आया था, तो ये पूरा एरिया हमने फाइंड आउट किया था। गॉट इट? हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। फिर हम नीचे देखते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी का ये केस कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, एक यूनिफॉर्म रेट पे नहीं हो रही, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, उसमें कर्व होएगा। तो वो कर्व इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। नीचे की तरफ होगा तो मीन्स कि वेरिएबल रिटार्डेशन है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेरिएबल पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इस केस में ग्राफ इज अ कर्व। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि O टू A में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, और A टू B में ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया तो मींस ये रिटार्डेशन है। तो एक ही ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, अलग अलग ग्राफ भी उसके बना के दिखा सकते हैं। तो ये तो हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स, इनकी हमने थ्योरी देखी। तो हम पहले इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो पहले एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस हम देखते हैं।